नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों और क्षेत्र के समस्त छात्र छात्राओं। अब आपके सामने प्रजापति क्लासेज ऑफलाइन बैच के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी आ चुका है। मैं अपनी सभी टीमों के साथ आज इस पावन पर्व दीपावली के शुभ अवसर पर अपने प्रजापति क्लासेस की तरफ से सभी क्षेत्र के होनहार छात्र और छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यह क्लास आपके लिए है और आपके क्षेत्र में समस्त होनहार बच्चों के लिए है। यह सारी बातें आपके माध्यम से ही इस पूरे क्षेत्र में जाएगी और आप उन्हें बताने का कार्य करेंगे। सफलता के लिए थोड़ा से संघर्ष ज़रूरी है। सफलता एक ही दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन मेरे साथियों एक दिन अवश्य मिलती है। इसलिए इस विश्वास के साथ आप अध्ययन करें और आपको यह क्लास प्रजापति क्लासेस विश्वास दिलाता है कि यदि आप सही ढंग से सही क्रम में और निरंतर लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। और अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि अपने सभी शिक्षकगणों की तरफ से सभी होनहार क्षेत्र के सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दीपावली के इस पावन पर्व से हमारे सभी शिक्षकगणों ने यह निश्चय किया है कि सर आज से ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की बैच भी स्टार्ट की जाएगी। तो उस कार्यक्रम को देखते हुए आज हम लोगों ने शुभारंभ कर दिया है और हम चाहते हैं कि आप लोग इसे बड़ी तन्मयता के साथ देखेंगे और ज्ञान अर्जन का कार्य करेंगे। तो अब लेट न करते हुए मेरे प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन की पहली क्लास आपके लिए है। इस बरदा के सरजमी से माँ सरस्वती के आशीर्वाद से और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज यह क्लास आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो चलते मेरे प्यारे साथियों, प्रजापति क्लासेस बरदा आजमगढ़ मौर्य पुस्तकालय के बगल में है। निदेशक राजेश कुमार प्रजापति, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा 95 062 96 631। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्णमाला जो रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है बेटा, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। हमारे इस क्लास की मेन यह टोन रही है बेटा कि लोग पढ़ाते हैं, हम याद कराते हैं। एक बार विश्वास के साथ आप जुड़िए। जो आप लेकर के कई घंटे तक बैठते थे कि याद नहीं होता, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं मेरे साथियों, एक बार क्लास देखने के बाद आप पूरे जीवन नहीं भूलेंगे। केवल एक बार विश्वास करके क्लास से जुड़िए। धन्यवाद। फिर चलते हैं हम लोग बेटा। पहला लिखेंगे बाबू, कई बार प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। यह बाबू माइंड में रखेंगे, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फिर एक प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे बाबू, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद
गुरु जी को माना जाता है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि अगर पूछेगा बेटा तो प्रश्न बना हुआ है पाणिनि बेटा कामता प्रसाद गुरु। प्यारे बच्चों एक बार यह ध्यान दीजिएगा, ये जो पाणिनि शब्द है शुद्ध अशुद्ध में आने वाला है, तो इस पाणिनि शब्द को आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे कैसे लिखा गया। बहुत सारी अशुद्धियाँ बच्चे करते हैं बाबू, तो ध्यान देंगे। फिर प्रश्न बनता है बेटा हिंदी भाषा या बेटा हिंदी के पाणिनि बाबू हो जाएंगे किशोरी दास वाजपेयी। किसको कहेंगे बेटा? किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी को कहेंगे बाबू। बहुत सुपर प्रश्न बनता है, बच्चे भ्रम में हो जाते हैं। हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण का पाणिनि बेटा किशोरी दास वाजपेयी जी को कहा जाता है। यह बात आप माइंड में रखेंगे बेटा, यह बात आप माइंड में रखेंगे। उसके बाद आगे प्रश्न होगा बेटा। अब आते हैं हम व्याकरण पर। व्याकरण बेटा यह शब्द बाबू वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन के योग से बना है बाबू। देखेंगे यह शब्द बेटा वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन के योग से मिलकर बना है। सबसे पहले हम यह देखेंगे बेटा वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, क्री धातु है, अन प्रत्यय है। तो व्याकरण शब्द बाबू दो उपसर्ग वी आ और क्री धातु है और अन प्रत्यय है, इसके योग से मिलकर के बना है। अच्छा यह हम देखेंगे बेटा व्याकरण का अर्थ क्या होता है, इसको जानेंगे। व्याकरण का अर्थ, व्याकरण का अर्थ क्या होता है बाबू, इसको हम जानेंगे। छोटी छोटी बातों को जानना बहुत आवश्यक है बेटा। छोटी छोटी बातों को जानना बहुत आवश्यक है बेटा। हम ये देखेंगे व्याकरण का अर्थ बाबू, तो समझेंगे व्याकरण का क्या अर्थ होता है। लिखेंगे बेटा व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ होता है बेटा, अर्थ होता है भली भांति। भली व्याकरण का अर्थ होता है बेटा भली भांति समझना बेटा। भली भांति समझना बहुत सुपर अर्थ बेटा, समझना। व्याकरण का अर्थ होता है बेटा भली भांति समझना। एक बार देखेंगे, अभी पहला ही पेज है बाबू, ध्यान देंगे। हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, और इसमें यह देखेंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो ज़रा सा हम ध्यान देंगे बाबू, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, यह पूछा गया प्रश्न है, इसको माइंड में रखेंगे। अच्छा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भी फारसी भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा है सब बेटा, ये याद करवा देंगे हम। हिंदी व्याकरण का पाणिनि बेटा किसे कहा गया? हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु जी को कहा गया। यह पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप माइंड में रखेंगे बेटा।
अब आते हैं, यदि बाबू हिंदी भाषा या हिंदी के पाणिनि पूछता है बाबू, तब आपका जवाब होगा किशोरी दास वाजपेयी। दोनों अलग अलग प्रश्न, वो व्याकरण के हैं बेटा और ये हिंदी भाषा के हैं, हिंदी के हैं। अच्छा, हम देखते हैं बाबू व्याकरण। यह शब्द वी प्लस आ, ये तो दो क्या हो गए बेटा उपसर्ग, ये दो क्या हो गए उपसर्ग, और बाबू क्री धातु हो गया और अन बेटा प्रत्यय हो गए, के योग से बना है बेटा। तो व्याकरण बेटा यह शब्द वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन के योग से बना है। अच्छा, व्याकरण का अर्थ क्या होता है बेटा? व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। अभी हम बताते हैं सर, कितना बढ़िया बात आती है कि कैसे भली भांति समझना है। जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं, वो भाषा बोलने में कितनी अशुद्धियाँ करते हैं। चलेंगे बेटा नेक्स्ट पेज, आगे बेटा व्याकरण के अंग। प्रश्न बनता है बेटा, व्याकरण के अंग बाबू। तो व्याकरण के अंग बेटा 3 हैं। एक वर्ण, दूसरा बेटा शब्द, तीसरा बेटा वर्ण शब्द, और तीसरा हो जाएगा बाबू आपका वाक्य। तीसरा क्या हो जाएगा? वाक्य। अब पूछता बेटा भाषा के अंग। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है, ध्यान देंगे बेटा, भाषा के अंग, यह प्रश्न आ जाता है बेटा भाषा के अंग। आप चलेंगे बेटा भाषा के अंग में, यह देखेंगे बेटा जब पूछता है तो यह हो जाते हैं बेटा 4। हम लिखेंगे बेटा वर्ण, शब्द, फिर उसके बाद बेटा वाक्य, फिर बेटा व्याकरण, फिर बेटा व्याकरण। वर्ण शब्द वाक्य और बेटा क्या हो जाएगा? व्याकरण। फिर हम आते हैं बाबू, अच्छा नोट, नोट एक लिखेंगे बेटा, नोट लिखेंगे बेटा, यदि भाषा को रथ, देख लेते हैं बेटा क्या महत्व होता है व्याकरण के। यदि भाषा को रथ, भाव को रथी, भाव को रथी मान लें तो व्याकरण को सारथी मानना ही पड़ेगा। बहुत सुपर परिभाषा बताइए। यदि भाषा को रथ, भाव को रथी मान ले तो व्याकरण को सारथी मानना ही पड़ेगा। ज़रा इसको हम देखते हैं बाबू। व्याकरण के अंग जब पूछेगा बेटा तो आपका जवाब होगा 3। व्याकरण के अंग जब पूछेगा तो 3 बेटा, भाषा के अंग जब पूछेगा तो 4। ध्यान देंगे बेटा व्याकरण के अंग 3, ध्यान देंगे यहाँ अंग 3 की तरह लिखा गया बेटा कि नहीं, ये देखो। तो व्याकरण के अंग जब पूछेगा तो कितना बताना है बेटा? 3। लेकिन भाषा के अंग जब पूछेगा, यहाँ देखो भाषा, ये 4 की तरह बना कि नहीं बेटा? भाषा, भाषा के अंग कितनों के बेटा? 4। हम समझते हैं कि आप समझते हैं। भाषा के अंग पूछे तो 4 बताइए, और व्याकरण का अंग पूछ रहा है तो आप 3 बताइए। अच्छा, फिर कहता बेटा यदि भाषा को रथ, भाव को रथी मान ले तो व्याकरण को सारथी मानना ही पड़ेगा। कैसे? यदि भाषा को रथ, रथ बेटा चलने का काम करता है तो भाषा भी चलने का काम करती है। भाषा का भाव बदलता है तो रथ पे बैठने वाला रथी भी बदलता है। यदि इनको मान लोगे तो व्याकरण को सारथी मानना ही पड़ेगा। तो रथ को चलाने वाला सारथ होता है, तो भाषा को चलाने वाला कौन होता है बेटा? व्याकरण होता है। कितनी बढ़िया परिभाषा दी गई है बेटा यह व्याकरण की। यदि भाषा को रथ, भाव को रथी मान लें तो व्याकरण को सारथी मानना पड़ेगा। जैसे रथ को सारथ चलाता है बेटा, और भाषा को उसी तरह कौन चलाता है? व्याकरण। जिन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा वे भाषा को सुव्यवस्थित, सुसंगठित रूप दे करके वाचन नहीं कर सकते बेटा। इसलिए भाषा का ज्ञान होना बेटा बहुत ज़रूरी है।
चलते हैं हम बाबू, व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है डालेंगे बेटा। टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। वर्ण विचार, वर्ण विचार चलेंगे बेटा। वर्ण विचार पर सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा परिभाषा ध्वनि। ध्वनि मुख से निकली हुई बेटा, मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट हवा का वह स्फोट, स्फोट का अर्थ बेटा कोष्टक में लिख लेंगे उच्चारण। वह स्फोट जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, उसे ध्वनि कहते हैं, उसे बेटा ध्वनि कहते हैं। ध्यान देंगे बाबू, कहा गया कि मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट, जैसे आप कुछ बोलते हैं बेटा, बोलने से पहले आपको फेफड़े में हवा भरनी पड़ती है बेटा, और वह कार्य स्वयं होता है। कहता है मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट, उच्चारण जिसका खंड नहीं किया जा सकता। जैसे आपने कहा ना कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाँव, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो यह ऐसी ध्वनि है बेटा जिसके हाथ पाँव नहीं होते कि आप बोलने के बाद रिटर्न पकड़ सको, ला सको। तो आप जरा सा ध्यान देंगे कि मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट या उच्चारण जिसका खंड नहीं किया जा सके उसे ध्वनि कहते हैं। खंड का मतलब तोड़ नहीं सकते बेटा, कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपकी कमान से निकली हुई तीर बेटा, अगर छूट गई तो अपने लक्ष्य तक पहुंच करके ही मानेगी। किसी को आपने ऐसे कह दिया कभी क्लास में, कहा अरे हे टीवी हो पढ़ाया, अगर बेटा वह सुन लिया उसके तक पढ़ी तो उसके लक्ष्य तक अर्थात उसके कानों तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। तो वह ध्वनि है बेटा, अकाट्य है। देखो, मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट, उच्चारण जिसका खंड नहीं किया जा सकता है बेटा, उसे ध्वनि कहते हैं। कितनी सुपर परिभाषा रही ध्वनि की बेटा। फिर नेक्स्ट है बेटा, लिखेंगे बाबू, ध्वनि भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी या लघुतम इकाई होती है। ध्वनि, ये पूछा गया प्रश्न बेटा, ध्वनि भाषा की मौखिक रूप से ध्वनि भाषा की बेटा मौखिक रूप से बेटा सबसे छोटी या लघुतम इकाई है। सबसे छोटी या लघुतम, सबसे छोटी या लघुतम इकाई है बेटा। सबसे छोटी या लघुतम इकाई है बेटा। छोटी या लघुतम इकाई है। यह परिभाषा बेटा बहुत सुपर व्याकरणाचार्य हुए बेटा भोलानाथ तिवारी जी की है बेटा। भोलानाथ तिवारी जी की है बाबू। अच्छा, कहता है कि ध्वनि भाषा की मौखिक रूप से, बाबू यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं।
भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई जब पूछता है बेटा या लघुत्तम इकाई पूछता है तो आंसर होगा ध्वनि। ध्वनि भाषा की मौखिक रूप से, बाबू ध्यान देंगे, मौखिक रूप से जब पूछेगा, भी लिखित रूप से पूछेगा तो भाषा की ध्वनि भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई होती है। और यह परिभाषा बाबू किसने दिया? भोलानाथ तिवारी ने, व्याकरणाचार्य थे बेटा, बहुत बड़े। अब आगे लिखेंगे बेटा वर्ण। वर्ण लिखेंगे बेटा, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण रचना के आधार पर अथवा लिखित रूप में, यही प्रश्न पूछा जाता है बेटा, वर्ण रचना के आधार पर या लिखित रूप से, रचना के आधार पर या लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है बेटा? वर्ण कहता है। ध्वनि का लिखित रूप बेटा वर्ण कहलाता है, यह बात आप ध्यान देंगे बाबू। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब वहीं आप देखो ऊपर, भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई किसको बताया गया? भाषा की लिखित रूप मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई बेटा ध्वनि है। लेकिन यहीं पर बेटा ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, और वर्ण रचना के आधार पर या लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा?